ऋतुजा, बाकी कहाँ, रिया, सिद्धि कहाँ गए सब ये? मनस्वी नहीं आई है, रिया नहीं आई अभी तक। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था मोल फ्रैक्शन तक, सही है अथर्व? मोल फ्रैक्शन ही पढ़ा है ना हमने कल? यस। और मोल फ्रैक्शन के आगे कुछ किया था? क्या किया था मोल फ्रैक्शन के आगे? हाँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही हमने मोल फ्रैक्शन किया था ना। यस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही हमने मोल फ्रैक्शन को किया था। हमने क्या क्या किया था? परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मोल फ्रैक्शन, और आई थिंक मोल फ्रैक्शन हमारा लास्ट था। उसके आगे हमने कुछ नहीं किया था, करेक्ट है? मोल फ्रैक्शन का हमने किया था एक न्यूमेरिकल्स इथाइल अल्कोहल वाला, ठीक है? तो परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज W बाय W को परसेंटेज V बाय V में अगर करना है तो क्या इंपॉर्टेंट रहेगा? डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। आज क्या हुआ, इतने कम लोग क्यों आए? रीजन है क्या? आज एग्जाम वगैरह चल रही है क्या रुद्राक्ष? आपकी किसी की यूनिट टेस्ट चल रही है? फिर आज इतने कम लोग क्यों आए? चलो नेक्स्ट निकालो, PPM। व्हाट इज मीन बाय PPM? PPM is nothing but parts per million. Parts per million. Parts per million is called as PPM. तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या होता है? मिलियन ईयर हम बोलते, तो 10 रेज़ टू द पावर कितना होता है? 6। पार्ट्स पर मिलियन मतलब कितना हो रहा है? 10 रेज़ टू पावर 6, मतलब बहुत ही छोटा कॉन्सेंट्रेशन है। जो ये कॉन्सेंट्रेशन अभी देखो यहाँ पे, शुगर अगर मैं लिखूं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो शुगर 2 ppm इन सॉल्यूशन। अभी शुगर जो सॉल्यूशन में है उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है? 2 ppm है। मतलब 2 ग्राम शुगर, क्या मीनिंग होगा इसका? 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 10 रेज़ टू द पावर, कितने में डिजॉल्व हो रहा है? 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व इन 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब आप देख रहे हो कि 10 रेज़ टू द पावर 6 में 2 ग्राम शुगर डिजॉल्व हो रही है, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। दैट इज अ स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत ही छोटा कॉन्सेंट्रेशन है। आप देख रहे हो कि 2 ग्राम शुगर 10 रेज़ टू द पावर 6 ग्राम में डिजॉल्व हो रही है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत कम हो जाएगा। अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ पीपीएम, क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ पीपीएम कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6 into 10 raised to the power 6. So number of ppm is nothing but mass of solute divided by mass of solution into 10 raised to the power 6. अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, शुगर दिया है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, into 10 raised to the power 6 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? चलो, कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, उसमें ये क्वेश्चन था आपका पीपीएम वाला। कल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें पीपीएम का क्वेश्चन था। ओके, चलो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, मोलैरिटी। हमने जब कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे सबसे पहले, उसमें कौन सा क्वेश्चन था? पीपीएम वाला। मे बी शायद 11 नंबर या 9 नंबर पे था, जो हमने डिस्कस नहीं किया था बाद में। आज हम देख लेंगे वो क्वेश्चन।
The next heading, molarity. Molarity. What is mean by molarity? रुद्राक्ष प्रैक्टिस पेपर तो आज मैं भेजने वाली हूँ। ये पूरा एक बार कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाए हमारे, तो प्रैक्टिस पेपर आज, प्रैक्टिस क्वेश्चन आज भेज दूंगी। कल हमने किया था प्रैक्टिस क्वेश्चन 14 किए थे ऑलमोस्ट, शायद हमने कितने किए थे कल क्वेश्चन? कल क्वेश्चन कितने हुए थे हमारे? 14 ना, 14। उसके आगे आज भेज दूंगी मैं, ठीक है? 15 से आज आपको आ जाएंगे क्वेश्चन। तो मोलैरिटी, व्हाट इज मीन बाय मोलैरिटी? Molarity is nothing but number of moles of solute which are present in, क्या कहा मैंने? Number of moles of solute, number of moles of solute which are present in, which are present in per liter of solution, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कितने लीटर में? 1 लीटर सॉल्यूशन में बात करनी है। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी। अगर मैं यहां पे बोलूं, एग्जांपल लेके अगर हम बोले कि मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज, मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2 मोलार। कितना है? 2 मोलार। मैंने लास्ट टाइम कहा था कि जो मोलारिटी होता है कैपिटल एम होता है, जो मोलारिटी होगा वो स्मॉल एम होगा। द मोलारिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2 मोलार। इसका मतलब क्या कि 2 मोल्स ऑफ शुगर, इसका मीनिंग क्या होता है? 2 मोल्स ऑफ शुगर which present in how much amount of solution? Yes, 2 moles of sugar are present in 1 liter solution. कितने में प्रेजेंट है? आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एज अ मोलैरिटी। तो इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? मोलैरिटी इज इक्वल टू, मतलब कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution, sorry, volume of solution in liter, volume of solution किसमें लेना है? इन लीटर में लेना है। अगर ml में आता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका यूनिट क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स किसमें लोगे? मोल्स में। वॉल्यूम किसमें लिया है? लीटर में। The unit of molarity is moles per liter. The unit of molarity is moles per liter. Clear है? How much amount of moles of solute dissolved per liter of the solution, that is called as the molarity of solution. या 1000 ml भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। इसी को हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी। इसी को हम क्या कह रहे हैं? मोलैरिटी। क्लियर? तो लिखो जल्दी से। चलो डन। ओके, मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन लिखो, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml solution। कितने में डिजॉल्व है? डिजॉल्व इन 250 ml solution। 40 ग्राम NaOH dissolve in 250 ml of solution, find molarity, find molarity। इसमें फर्स्ट ये, सेकेंड लिख देती हूँ यहाँ पे 4.9 ग्राम H2SO4,
4.9 gram H2SO4 present in 500 cm क्यूब, इसमें दिया है 500 cm क्यूब सॉल्यूशन, 500 cm क्यूब सॉल्यूशन। गुड रुद्राक्ष, वेरी गुड। यूनिट के साथ मुझे आंसर करना है। गुड रिया। अथर्वा, ऋतुजा, क्या आंसर आया? सिंपल है, ज्यादा कुछ ये नहीं है। गुड अथर्व। अथर्व कैपिटल स्मॉल एम यूज मत करना। स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी, स्मॉल एम मोलैलिटी, कैपिटल एम मोलैरिटी। यस, करेक्ट करो, ठीक है। चलो, इसका आंसर आया होगा 4 मोलार। किसी को नहीं समझ में ऐसा कुछ है? ऋतुजा समझ में आया है कि समझा के देना बेटा? चलो, ऋतुजा का प्रॉब्लम है, चलो ये करो। 4.9 ग्राम H2SO4 present in 500 cm cube solution. 4.9 gram H2SO4 present in 500 cm cube solution. बोलो जल्दी। क्यों, क्या हुआ? मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास बाय मोलार मास। इतना टाइम क्यों लग रहा है? गिवन, यस रुद्राक्ष, वेरी गुड। गिवन मास कितना दिया है? 4.9। मोलार मास 98 होता है। कितना दिया है? 500 cm क्यूब। देखो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब। 1 dm क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। 1000 ml इज इक्वल टू 1000 cm क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 dm क्यूब, 1000 ml, 1000 cm क्यूब। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 1000 से। किसमें आ जाएगा? लीटर में। तो यहाँ पे देख लो, ये 5, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट ये 98, ये 49 है, 0 पॉइंट यहाँ पे 1/2, मतलब 0.5, यहाँ पे 1/10। तो आंसर आ रहा है 0.1 मोलार। ठीक है रिया? नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। Write down. Find the mass of Na2CO3 present, Na2CO3 present in 100 ml of 3 molar solution. 3 molar solution. थर्ड क्वेश्चन था ये। राइट डाउन फोर्थ, तब तक करते जाओ। फाइंड मोलैरिटी ऑफ
10% W by W aqueous solution of H2SO4 if density of solution 1.1 gram per ml. 1.1 gram per ml. गुड अथर्व, वेरी गुड. रुद्राक्ष गलत हो रहा है शायद, फिर से डाल आंसर. रिया कितना? यस रुद्राक्ष, वेरी गुड. रिया क्या हुआ? चलो तब तक फोर्थ करो रुद्राक्ष एंड अथर्व. रिया समझ में आ रहा है कि समझा के दूं? मास ऑफ Na2CO3. गुड रिया, वेरी गुड. चलो उसके बाद का करो जल्दी से. फोर्थ नहीं आया, चलो ठीक है. अभी मुझे बताओ फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? 10% W by W. अभी 10% W by W का मीनिंग क्या होता है? 10 ग्राम सोलूट, 10 ग्राम सोलूट प्रेजेंट इन W by W मतलब कितने ग्राम में होगा? प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन. प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. 10 ग्राम सोलूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो अभी इससे समझ में आ गई बातें. यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम. ठीक है. अभी यहाँ पे डेंसिटी दी है. कितनी दी है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन? डेंसिटी दिया है यहाँ पे सोल्यूशन का 1.1. अभी इसका फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोलार मास. और वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम नहीं पता हमें. तो क्या आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो? यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? मास बाय डेंसिटी. मास दिया है 100 ग्राम. ठीक है. और डेंसिटी कितनी दी है? 1.1 ग्राम. 100 बाय 1.1. इसका आंसर निकाल लो, वॉल्यूम पुट कर दो, बस. नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 10 ग्राम. क्या दिया? H2SO4 डिवाइडेड बाय मोलार मास.
तो यहाँ पे मास और यहाँ पे वॉल्यूम आपका आ जाएगा। ठीक है, निकाल लोगे आंसर, कितना आ जाएगा यहाँ पे 10/98। ये आंसर किस में आएगा, ग्राम वाला, वो तो ml में आएगा। तो यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेट 100, जो भी आएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 1.1 इंटू 1000 कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया, कर लोगे आगे, रुद्राक्ष समझ में आया? ओके, चलो एक और दे रही हूं, नंबर 5। Number 5, if 120 gram urea is dissolved in 1000 gram water, 1000 gram water, find molarity of solution, find molarity of solution if density of solution is, if density of solution is 1.12 gram per ml. चलो जल्दी जल्दी, सेम है जो अभी हमने किया, NH2CO NH2, NH2CO NH2, N2H4CO, करो जल्दी और आंसर बताओ। यूरिया का मोलर मास 60 आया होगा, यूरिया का मोलर मास 60 आया होगा। बोलो कितना आंसर, तभी इतना टाइम लग रहा है, 60 आ गया, सब हो गया। क्या निकालना है, मोलारिटी,
नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। अभी यहाँ पे आपको मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है क्या, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन, mass of solution is equal to 120 gram of urea dissolved in 1000 gram of water। तो सोलूट मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सोलूट प्लस सॉल्वेंट होगा। सोलूट कितना दिया है, सोलूट है 120 ग्राम, सॉल्वेंट कितना दिया है, सॉल्वेंट है 1000 ग्राम, और यहाँ पे इसे आंसर 1120 ग्राम आ गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। अभी वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 1120, डेंसिटी कितनी दी है 1.12, डेंसिटी कितना दिया है 1.12 दिया है। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है कितना आएगा 1000 ml, 1000 ml नथिंग बट 1 लीटर। तो चलो मोल्स कितने हैं, गिवन मास 120, मोलार मास 60 डिवाइडेड बाय 1000 ml इज नथिंग बट 1 लीटर। तो ये 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 मोल पर लीटर। सिंपल तो आंसर था, सिंपल था आंसर 2 मोल पर लीटर। क्लियर। किसी को डाउट है? अभी देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, नंबर 6 डालो। समझ में आ रहे हैं सब क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी, मोलैरिटी हर जगह पे काम में आती है। राइट, अभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर दो, इसको स्टार ही कर दो भाई, ये तो याद ही कर लेना। फाइंड मोलैरिटी ऑफ वाटर, फाइंड मोलैरिटी ऑफ वाटर। क्या निकालना है इसको, मोलैरिटी ऑफ वाटर निकालना है। और डेंसिटी दी है यहाँ पे आपको, डेंसिटी सिर्फ डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर ml। कितनी है डेंसिटी 1 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। और आपको बोला है कि क्या निकालना है, आपको निकालना है यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक वैल्यू दे दो। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ वाटर आता है, डेंसिटी अगर 1 ग्राम पर ml दी जाती है, तो बिल्कुल इसका आंसर आंखें बंद करके 55.55 लिख लेना। इसका आंसर कितना आएगा 55.55 आंसर आएगा। तो पहले हमें कंसीडर क्या करना है कि लेट अस कंसीडर 100 ml वाटर। कितना वाटर कंसीडर किया हमने 100 ml वाटर। यहाँ पे थोड़ी चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। लेट अस कंसीडर 100 ml वाटर। तो डेंसिटी अगर 1 है तो मास ऑफ वाटर कितना आएगा, अगर डेंसिटी है 1 है तो मास ऑफ वाटर भी कितना आ जाएगा 100 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है। 1 ग्राम पर ml में दिया है, तो लेट अस कंसीडर, हमने कहा कि 100 ml वाटर है तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 100 ग्राम होगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 1000 बाय कितना हो जाएगा 18, 1000 बाय 18, और वॉल्यूम कितना है 100 ml डिवाइडेड बाय कितना कर दोगे 1000 कर दोगे, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करना है। समझ में आ रहा है। एंड नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलार मास, मास ऑफ वाटर 100 ग्राम, मोलार मास ऑफ वाटर H2O 2 + 16 इज इक्वल टू 80, वॉल्यूम 100 ml, लीटर में चाहिए डिवाइडेड बाय 1000। ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा ये, तो 0 1000 बाय कितना होगा, ये 0 ऊपर चला गया तो ये 1000 बन गया, 1000 बाय 18 बन गया। तो आंसर कितना आएगा 55.55। बिल्कुल याद रखना, थोड़ा कंसीडर किया बस इतना ही।
बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे कुछ दिया नहीं है भाई, कैसे कैलकुलेट करोगे? डरना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है जेई में। ठीक है, मोलैरिटी ऑफ वाटर, इसकी मोलैरिटी निकालने के लिए कहा है वाटर की। क्लियर है, समझ में आ गया? अभी देखो कैसे होता है यहाँ पे मोलैरिटी, रब कर दो, सबको समझ में आ गया ना? चलो ना, कहीं पे भी कुछ भी डाउट लगे ना प्लीज मुझे पूछ लेना। हर टाइप्स के क्वेश्चन ले रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई छूट जाए तो बता दो, या आपको नहीं आ रहे। देखो अगर जब भी मैं मोलार लिखूं, जब भी मैं मोलार लिखूं तो यहाँ पे मोलैरिटी हमेशा 1 होगी। जब भी मैं मोलार लिखूं मोलैरिटी कितनी होगी? 1। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बाय मोलार, क्या लिखूंगी यहाँ पे? बाय मोलार, तो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? 2। बाय मोलार में मोलैरिटी कितनी होगी? 2। उसके बाद है सेमी मोलार, उसके बाद में क्या है? सेमी मोलार। सेमी मीन्स हाफ, तो मोलैरिटी हो जाएगी हाफ। कितनी होगी मोलैरिटी? हाफ। अगर मैंने लिखा है डेसी मोलर, अगर आपको दिया है डेसी मोलर, तो व्हाट इज मीन बाय डेसी मोलर? डेसी मोलर होता है 1/10। डेसी मीन्स 10, 1/10। और आपके पास लिखा होगा अगर सेंटीमोलर, क्या लिखा है? सेंटीमोलर लिखा हुआ है, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 ये हो जाएगा 100। क्लियर है? देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन, find the mass of KOH, find the mass of KOH present in 150 cm cube of 150 cm cube of सेमी मोलार, क्या दिया है? सेमी मोलार, सेमी मोलार aqueous solution, सेमी मोलार aqueous solution क्या दिया है? Find the mass of KOH present in 150 cm cube of semi molar aqueous solution. कितना दिया है? सेमी मोलार। देखो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी मोलैरिटी कितना दिया है? सेमी मोलार, और सेमी मोलार मतलब कितना होता है? हाफ। अभी मोलैरिटी दी है, सेमी मोलार की जगह पे डेसी मोलार होता, सेंटी मोलार होता, कुछ भी हो जाता। तो यहाँ पे मास निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो पहले। 150 दिया हुआ है और मुझे लीटर में चाहिए, तो इनटू क्या कर दूंगी मैं? 1000। यहाँ पे इनटू क्या करेंगे? 1000। यहाँ पे लिख दो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 इनटू ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 150 बाय कितना हो जाएगा? 1000। तो n की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे कितना आ रहा है? यहाँ पे n अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अराउंड 340 आएगा। आप कैलकुलेट कर लो सही है कि नहीं। 340। ठीक है, अभी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है? मोल्स दिए हुए आपको, गिवन मास निकालने के लिए कहा है ना आपको। तो यहाँ पे मोल्स दिए हैं, कितने मोल्स दिए हुए हैं? यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3/40। गिवन मास को x मान लेती हूँ। KOH का मोलार मास देखो 39 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। 39 प्लस 16 प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो मोलार मास निकाल लो यहाँ पे, तो मोलार मास निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है बताओ मुझे कैलकुलेट करके। जल्दी फास्ट। मोलार मास कितना आ रहा है? KOH पोटेशियम,
गुड रुद्राक्ष। चलो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? एक्स की वैल्यू निकालो, मोलार मास निकाल लो। 56 आ रहा होगा। गुड रिया, मोलार मास आया होगा 56। यस, आंसर अराउंड 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा आपका आंसर। 4.2 4.3 जो भी आपने किया है। ओके रिया, 4.2 आ रहा है ना, ठीक है। चल आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें देखना है नॉर्मेलिटी, ये तो होगी मोलैरिटी। अभी हमें चेक करना है नॉर्मेलिटी क्या होता है। बट नॉर्मेलिटी देखने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी इक्विवेलेंट वेट की या इक्विवेलेंट मास की। हमें किसकी बात करना है अभी? इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। अभी आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में पता है, ठीक है? हेडिंग डालो, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास की जरूरत हमें नॉर्मेलिटी के लिए रहेगी, तो पहले हम इक्विवेलेंट मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लेते हैं। अभी इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट मास इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पे आएगा इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं लिख रही हूं n फैक्टर, मतलब यहां पे इस तरह से, दिस x इज कॉल्ड एज अ वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप क्या कहोगे? दिस इज अ वैलेंसी फैक्टर, मैं इसको n फैक्टर भी बोलती हूँ, ये होगा वैलेंसी फैक्टर। अभी वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? देखो हम कौन कौन से एग्जांपल लेंगे। एक तो आप एसिड का एग्जांपल लोगे, या तो बेस लोगे या तो सॉल्ट लोगे, ठीक है ना? तो अगर मैं एसिड में बात करूं, अगर मैं यहाँ पे एसिड्स की बात करूं, ध्यान दो यहाँ पे, लिखना बाद में। अगर मैं यहाँ पे एसिड्स की बात करूं तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो उसकी बेसिसिटी होगी, वो उसकी क्या होगी? बेसिसिटी होगी। यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है फॉर एसिड के लिए उसकी क्या होगी? बेसिसिटी। व्हाट इज मीन बाय बेसिसिटी? बेसिसिटी इज नथिंग बट रिप्लेसेबल H+ आयंस। कितने हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो रहे हैं, बेसिसिटी क्या होता है? आयोनाइजेबल लिखो, आयोनाइजेबल रिप्लेसेबल H+ आयंस present in acid, present in acid is called as basicity of that acid, is called basicity। अभी देखो यहाँ पे, अगर मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है H2SO4, क्या एग्जाम्पल लिया है? H2SO4, कितने हाइड्रोजन एटम है इसमें? 2 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं। मतलब इसके लिए अगर मैं इक्विवेलेंट मास लिखूं तो कैसे लिखूंगी इक्विवेलेंट मास? मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपको पता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आता है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है HCl का, क्या लिया मैंने एग्जाम्पल? HCl का। HCl में एक ही हाइड्रोजन एटम है, तो अगर मैं इसके लिए इक्विवेलेंट वेट, देखो इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? ये होगा मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, और कितना n वैलेंसी फैक्टर है? 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अभी थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं H3PO4 का, फॉस्फोरिक एसिड। क्या एग्जांपल लिया? H3PO4 का। अभी देखो पहले इसका स्ट्रक्चर निकाल दे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप क्या हो गए, मैं एक H3 4 दे दिया
उसके बाद मैंने दे दिया H3PO3 H3PO3 और मैंने फिर दे दिया H3PO2। क्या सबके लिए वैलेंसी फैक्टर सेम होगा? क्या सबके लिए वैलेंसी फैक्टर सेम होगा? इन तीनों के लिए नहीं, सॉरी, क्योंकि इक्विवेलेंट मास भी डिफरेंट आएगा ना, सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखो इसको स्ट्रक्चर से निकालना है। इसको किससे निकालना है? स्ट्रक्चर से। H3PO4 कैसा स्ट्रक्चर होगा? P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे भी OH है। इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन को जो अटैच है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा और ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना आ रहा है? 3, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयंस कितने? 3 है। मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगी? मॉलिक्यूलर वेट बाय कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही है। क्या इसमें भी सेम होगा? नहीं, इसमें सेम नहीं होगा। देखो कैसे लिखोगे? P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। सही है ना? एक ऑक्सीजन कम हो गया। अभी यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। अभी मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोजन ब्रेक होगा? नहीं, ये हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस के साथ अटैच है, तो इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ये आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से अटैच है। समझ में आया? ये हाइड्रोजन क्यों रिप्लेस हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हाइड्रोजन अपने आप रिलीज हो जाएगा। बट यहाँ पे जो एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और बाय कितना हो जाएगा? 2। मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, H3PO2, यहाँ पे क्या होगा? P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे भी H रहेगा। अभी एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1। अगर ये 1 आ गया तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आएगा आपको निकालना आता है, यहाँ पे आ जाएगा 1। क्लियर हुआ है? रिया कौन सा नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल बताओ मुझे। पूरा ही नहीं समझ में आया? मुझे बताओ फॉर्मूला क्या है इसका। मैं फिर से समझा रही हूँ। देखो मैं फिर से बता रही हूँ रिया, ध्यान दो। अभी इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट मास का रिलेशनशिप होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। मॉलिक्यूलर मास इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। और मैंने कहा वैलेंसी फैक्टर एसिड के लिए अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा, सॉल्ट के लिए अलग होगा। अभी एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर है उसकी क्या ले रहे हैं हम? बेसिसिटी ले रहे हैं। अभी आपको बेसिसिटी पता होनी चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। इस रिएक्शन में या एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ बेसिसिटी। उसको हम क्या कहेंगे? बेसिसिटी बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे H2SO4 कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है रिया? 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अगर मैं H2SO4 को लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो 2H प्लस मुझे मिल रहा है, मतलब उसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। तो फॉर्मूला क्या बन गया? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैंने जनरल रिएक्शन दी है तो मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 आ जाएगा। HCl
कैसे डिसोसिएट होगा बेटा? H प्लस एंड Cl माइनस में कितने H प्लस मिल रहे हैं? एक ही तो H प्लस मिल रहा है, 1 H प्लस। तो 1 H प्लस मिलेगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 1 होगा। बट इन तीनों एग्जाम्पल में अगर आप सोचो कि यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H3 है, तो यहाँ पे बेसिसिटी 1 होगी, बेसिसिटी 3 होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर से देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है? ऑक्सीजन के साथ है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो हाइड्रोजन यहां से इजीली बाहर निकल सकता है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल जाएगा और यहां से भी बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम बाहर निकल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो H3PO3, P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H। अभी ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं अटैच है, ये किसके साथ अटैच है? डायरेक्टली फास्फोरस के साथ है। तो फास्फोरस और इसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अच्छी नहीं होती है। बट यहाँ पे ऑक्सीजन है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, मतलब वैलेंसी फैक्टर कितना आया? वहां पे वैलेंसी फैक्टर आया है 2। तो इक्विवेलेंट वेट कितना रहेगा? मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 आएगा। देन H3PO2, H3PO2 क्या होगा? यहाँ पे P, OH, H और H और डबल बॉन्ड O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस के साथ अटैच है, तो वो तो ब्रेक नहीं होंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है। तो यह अब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे कि अभी भी? रुद्राक्ष क्लियर हुआ है? कोई पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? बोलो रिया। ओके, अथर्व, अभिषेक, चलो आगे बढ़े। फिर ये किसके लिए बेटा? एसिड के लिए। ये किसके लिए मैंने बात की अभी तक? एसिड के लिए। अभी हम बात करेंगे बेस की। रब कर दो ना ये। अभी देखो जब बेस की, अभी एसिड में हमने बेसिसिटी देखी है, एसिड में हमने बेसिसिटी देखी है। अभी जो बेस है, बेस में हम चेक करते हैं एसिडिटी। बेस में हम चेक करेंगे एसिडिटी, चेक करेंगे। क्या चेक कर रहे हैं? एसिडिटी। अभी व्हाट इज मीन बाय एसिडिटी? नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब कौन से ग्रुप? OH ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट in a molecule of base. What is? कंफ्यूज नहीं होना, एसिड की एसिडिटी मत देखना, एसिड की बेसिसिटी देखते हैं और बेस की एसिडिटी देखते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इज कॉल्ड एज एसिडिटी। पहला एग्जांपल देखो, CaOH/2, CaOH/2। अभी यहाँ पे OH ग्रुप कितने हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं। CaOH/2 में OH ग्रुप कितने हैं? 2 तो OH ग्रुप है ना। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा
यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। कितने OH ग्रुप है, 2 है, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 आ गया। सेकेंड एग्जांपल ले रही हूं मैं NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे एक ही OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा, एक ही है ना। थर्ड एग्जांपल AlOH by 3। कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है, 3 OH by 3। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट और बाय कितना आ जाएगा 3, बाय आ जाएगा 3। यहां तक क्लियर है रिया, ये क्लियर हुआ है बेस का। यस मैम। अथर, अभिषेक, चलो एसिड में बेसिसिटी, बेस में एसिडिटी, बड़ा कंफ्यूजन है बट ठीक है। चलो अब बात करेंगे हम सॉल्ट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सॉल्ट की। चलो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट। अभी सॉल्ट में जो वैलेंसी फैक्टर है, सॉल्ट में जो वैलेंसी फैक्टर है वो रहेगा टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, या हम बोल सकते हैं और टोटल नेगेटिव चार्ज, आप कोई भी चार्ज ले लो, टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन अनायन। क्योंकि कोई भी सॉल्ट है वो न्यूट्रल होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज आप कटायन पे देख लो या टोटल नेगेटिव चार्ज आप अनायंस पे देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पहला जो रहेगा Na2CO3, फर्स्ट क्या है Na2CO3। अभी Na2CO3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट मास की, अभी Na2CO3 कैसे लिखोगे आप देखो, यहाँ पे ये लिखते हो 2Na प्लस यहाँ पे CO3 2 माइनस, सही है ना, 2Na प्लस और CO3 2 माइनस। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, और यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर क्या देखना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन देखो या अनायन देखो। सोडियम 2 है, उस पे +1 का चार्ज है, 2 इंटू +1 कितना हो गया 2, या तो अनायन देखो 2 माइनस है तो चार्ज कितना हो गया 2 हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट बाय कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेकेंड एग्जांपल देखो AlCl3। AlCl3 को कैसे लिखोगे, Al3+ लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे 3Cl-। आप देखो 3+ का चार्ज है, 3- का चार्ज है, मतलब इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही है ना, यहाँ पे 3। अगर मैं थर्ड एग्जांपल ले रही हूं Al2SO4 by 3, क्या लिखा Al2SO4 by 3। अगर यहाँ पे मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास बाय m फैक्टर कितना है, यहाँ पे देखो Al कितना हो जाएगा 2Al3+ मतलब 6 आ जाएगा, इसको कैसे लिखोगे 2 एल्यूमिनियम और ये आ जाएगा 3+, ठीक है।
टू इंटू थ्री कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आया 6। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। चलो राइट डाउन। अभी तो मैंने सब जनरल एग्जांपल दिए हैं, आप प्रॉपरली लिखोगे। अभी मैंने कहीं पे भी मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखा था। थर्ड नहीं समझ में आ रही है? देखो इसको लिखोगे कैसे लिया आप, अगर मैं दोनों को ना, एल्यूमिनियम कितने हैं बताओ, 2 एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम में कितने का चार्ज है 3+ का, क्रिस क्रॉस करो यहाँ पे। SO4 कितना होगा 2 माइनस और ये 3 आ जाएगा, 3 SO4 है, ये यहाँ पे चला जाएगा 2 माइनस, ये हो जाएगा 3+। देखो 3 इंटू 2 6+, 3 इंटू 2 6 माइनस, तो कितना आ रहा है 6 आया। अब ठीक है, आपको प्रॉपर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तब जाके आपको सही से मास आ जाएगा। चलो लिख लो पहले ये। राइट डाउन क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड equivalent weight of, find equivalent weight of H2SO4, NaOH and Na2CO3। चलो निकालो, प्रॉपर आंसर चाहिए मुझे। क्या चाहिए? प्रॉपर आंसर। यहाँ पे एटॉमिक मासेस दिए, हाइड्रोजन 1 दिया हुआ है, सल्फर 32, ऑक्सीजन है 16, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23 एंड कार्बन 12 एटॉमिक मास दिए हैं। चलो सॉल्व करो और आंसर बताओ। वन का सही है, गुड। चलो जल्दी जल्दी, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास निकालना है, बाकी तो सब पता है आपको अभी। 49, 40, 48 गलत हो रहा है ना, पहला रुद्राक्ष सही है।
सेकंड का कितना है? अच्छा, सेकंड का भी सही है। लास्ट वाला चेक करो। गुड रिया, लास्ट वाला चेक करो, Na2CO3 वाला। तो थर्ड का आंसर डालो जल्दी से, फास्ट। गुड प्रिया, वेरी गुड। रुद्राक्ष हुआ थर्ड का। कहाँ पे गलती कर दी? मास में। अथर्व, 52.5 आ रहा है। नहीं ना, H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट कितना है? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट 98 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 49। फॉर NaOH इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलार मास 40 नंबर ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 40। Na2CO3 इसको सही से निकाला कि नहीं? Na2CO3 कितना होगा? 2 सोडियम है, एक का 23 है, 2 का 46 होगा। कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो ये टोटल आ रहा है 6 प्लस 106, और इसमें एन फैक्टर कितना है? 2Na प्लस है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 50 कितना आ जाएगा? 53 ग्राम। ठीक है, 52.5 कैसे आ गया? तुमने क्या ज्यादा ले लिया था? चलो, समझ में आ गया। अभी देखो, ये तो हो गया इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट की बात। ये हो गया इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट की बात। अभी हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालना है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी मुझे बताओ, आप जब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, आप लोगों ने अभी तक नंबर ऑफ मोल्स बहुत बार निकाले, जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो फॉर्मूला क्या लिखते हो? फॉर्मूला लिखते हो गिवन मास बाय मोलार मास। मतलब गिवन मास से किसके साथ कंपेयर करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स का मोलार मास। तो इसी तरह से अगर नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो मुझे यहाँ पे गिवन मास किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट के साथ। तो फॉर्मूला बन गया हमारा। अगर ये फॉर्मूला कभी याद ना आए ना, तो ये फॉर्मूला आप नजर के सामने रखो। कभी ये फॉर्मूला आपको नहीं आया तो ये फॉर्मूला याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलार मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा? ऊपर तो गिवन मास आएगा, बट जैसे मोल्स का रिलेशन मोलार मास के साथ होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का रिलेशन किसके साथ है? इक्विवेलेंट वेट के साथ है। तो फॉर्मूला लिख लो। सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू given number mass by equivalent weight, write down question. Find number of gram equivalent, find number of gram equivalent, number of gram equivalent present in 0.4 gram of 0.4 gram of NaOH। किसमें निकालने के लिए कहा है? 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। सेकेंड भी दे दो एक, 0.98 ग्राम
H2SO4, 0.98 ग्राम H2SO4। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। चलो जल्दी जल्दी, मास दिया है, इक्विवेलेंट मास निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकालो, आंसर बताओ। गुड रिया, वेरी गुड। चलो इतना टाइम लग रहा है रुद्राक्ष, पत्थर, अभिषेक। रुद्राक्ष पहला सही है, सेकंड 0 आया। अच्छा सही है, दोनों सही है, गुड। अथर्व, गुड रिया। चलो किसी को नहीं समझ में आया तो पूछना है, अथर्व एंड अभिषेक। इसका आंसर आया होगा 0.01 और इसका आंसर आया होगा 0.02। एक का आंसर आया है 0.01, नहीं समझ में आया तो पूछना है, और दूसरे का आंसर आया होगा 0.02। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब हम हमारा कंसेप्ट पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। अभी हमारा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? नॉर्मेलिटी। इतना सारा हमने जो पढ़ा है किसके लिए पढ़ा है? हमने नॉर्मेलिटी के लिए। राइट डाउन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute which are present in 1 liter solution। कितने में प्रेजेंट है? विच आर प्रेजेंट इन 1 liter solution। जैसे हमने मोलैरिटी में बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 liter solution, वैसे ही हम नॉर्मेलिटी में बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट क्या होता है? विच आर प्रेजेंट इन 1 liter solution। बट यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी आपको पता है नॉर्मेलिटी क्या रहेगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें लिया है? लीटर में लिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है? इन लीटर में। ठीक है, इन लीटर में। इससे रिप्रेजेंट करोगे एन, कैपिटल एन से। लिखो क्वेश्चन। इफ 0.98 gram of H2SO4 are present in 500 cm cube solution, find normality। Find normality if 0.98 gram of H2SO4 are present in 500 cm cube solution, find normality।
क्या निकालने के लिए कहा है? नॉर्मेलिटी। ट्राई करो एक बार, उसके बाद मैं बताती हूँ। सिंपल, जैसे मोलरिटी है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है, इसीलिए मैंने आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना सिखाया। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट मास कंपलसरी है, इसीलिए मैंने आपको इक्विवेलेंट मास भी बता दिया। गुड रिया, गुड रुद्राक्ष। और किसने दिया आंसर? कितना आंसर है? 0.04। चलो, आंसर आया होगा 0.04 नॉर्मल। नॉर्मेलिटी के लिए क्या लिखोगे? नॉर्मल 0.04 नॉर्मल। अभी यहां पे भी सही देखो, अगर सेमी नॉर्मल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल मतलब क्या हो जाएगा? हाफ। तो नॉर्मेलिटी कितनी होगी? नॉर्मेलिटी यहाँ पे हाफ होगी, तो इसको कैसे लिखोगे? n/2। कैसे लिखते हो यहाँ पे? n/2। अगर यहाँ पे नॉर्मेलिटी बाय नॉर्मल दी है, क्या दी है? बाय नॉर्मल, तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी आ जाएगी 2। कितनी आ रही है? नॉर्मेलिटी 2 आ रही है। लिखोगे कैसे? यहाँ पे 2n लिखोगे, 2n, 2 नॉर्मल। अगर सेंटीमोलर है, सॉरी मोलर नहीं, नॉर्मल। सेंटी नॉर्मल का मतलब क्या होता है? n कितना रहेगा? 1/100। 1 बाय कितना होगा? 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n/100 आ जाएगा। अगर डेसी है तो 10 डेसी नॉर्मल। तो n कितना है? 1/10। कितना रहेगा? 1/10। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? n/10। क्लियर है? समझ में आया? एंड लास्ट इज मोलैलिटी। the next study, molality. What is mean by molality? Write down. Number of moles of solute. Number of moles of solute which are present
which are present per kg of solvent। मतलब अभी तक जो भी हमने टर्म्स पढ़ी है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, वो हमने सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में पढ़ी है। बट इसका कहना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, कितने में डिसॉल्व हो रहा है? पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। तो वहां पे जो हम बात करेंगे मोलैलिटी की, मोलैलिटी डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मोलैलिटी किसे डिनोट कर रहे हो? स्मॉल एम से। क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो यहां पे गलती से भी सॉल्यूशन मत लिखना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किस में आ जाएगा? केजी में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ में आया फॉर्मूला? यूनिट क्या रहेगा? यूनिट इज नंबर ऑफ मोल्स किसमें? मोल्स, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। तो यूनिट होगा मोल पर केजी, यूनिट इज मोल पर केजी। क्लियर? यूनिट इज मोल पर केजी। देखो मोलैरिटी है तो इसके लिए हम मोलार लिखते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मोलार। बट आपके पास अगर मोलैलिटी है तो इसके लिए लिखोगे मोलल। दोनों में डिफरेंस याद रखना, एक है मोलार और दूसरा है मोलल। एक है मोलार और दूसरा है मोलल। चलो एक कैलकुलेशन कर लेते, इसका भी हो गया है, लिख लिया है। Write down 45 gram of KCl was dissolved in 100 gram of water, 100 gram of water. Calculate molality. क्या कैलकुलेट कहा है? मोलैलिटी। कैलकुलेट मोलैलिटी। चलो कैसे करोगे? क्या क्या दिया है देखो गिवन में। गिवन में दिया है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, कितना है? 45 ग्राम, 45 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, क्या दिया है? मास ऑफ सॉल्वेंट कितने ग्राम है? मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम। कितना रहेगा? 100 ग्राम। अभी हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोग्राम में। तो 0.1 कितना होगा? केजी होगा। फॉर्मूला क्या यूज करोगे यहाँ पे? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स दिया है क्या? नहीं, n बाय यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेना है? इन केजी में। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 45 ग्राम। मोलार मास ऑफ केसीएल, किसका? केसीएल 39 प्लस 35.5, 39, तो ये हो जाएगा 75
74.5, तो 74.5 मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 0.1 का आंसर निकाल लो। यह आ जाएगी आपकी मोलैलिटी। क्या आ रही है आपकी मोलैलिटी? कितना आ जाएगा? निकाल लो आंसर। पहले मोल्स निकाल लो, जो भी आपका आंसर आ रहा है। गुड रुद्राक्ष, क्लियर हुआ है? तो आज मैं आपको डीपीपी भेजूंगी मोलैलिटी के, मतलब जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़े हैं पूरे। तो आज हमारा ये पहला पार्ट खत्म हो गया मोल कंसेप्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं आज, यस रिया, आप लोगों को मैं जितना भी आज न्यूमेरिकल्स भेज रही हूँ, या जितने भी आज मैं एक भेजती हूँ, आज रात तक आ जाएंगे आप लोगों के पास, तो प्लीज सॉल्व करना अगर उसमें कुछ डाउट होगा। रिया एक बार आंसर चेक कर, एक बार आंसर चेक करना। मुझे बता, आंसर तो 0 पॉइंट में आएगा ना? ऑर्गेनिक के लिए तो टाइम है रुद्राक्ष, ऑर्गेनिक के लिए टाइम है, आराम से। ओके, स्कूल में स्टार्ट हुआ, कौन सा चैप्टर स्कूल में स्टार्ट हुआ है? कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ स्कूल में? ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर लिया? चैप्टर नेम बताओ मुझे। टू थ्री मीन्स चैप्टर का नाम बताओगे तब समझ में आ जाएगा। ट्वेल्थ का केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया आपका? सही में? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, एक बार मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ। अच्छा, सेकेंड किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन के बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम रिडॉक्स रिएक्शन के साथ। पहले हम रिडॉक्स करेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, चलो बाय एवरीवन, बाय बाय।